बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2022, दिन है इतवार का। और शुरू करते हैं अपनी आज की जो अपडेट हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलता चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। दूसरा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने आज बड़ी मेहनत से इसको बनाया है और इसमें आने वाले हालात का आपको एक पस मंज़र सामने क्रिएट हो जाएगा। मैंने बहुत से सियासतदान देखे हैं जो जिनके बयानात चेंज होते रहते हैं। अक्सर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक का उनका चेंज आ जाता है, लेकिन एक सियासतदान को मैंने कभी बदली होते हुए नहीं देखा। काफ़ी वो सियासतदान हैं जो कभी महंगाई का रोना रोते हैं, कभी करप्शन का रोना रोते हैं, कभी लेकिन कुछ अमल नहीं करते, उस पर कुछ ऐसी इस्तेलाहत नहीं बना पाते जैसे कि उनका कोई उसका मुस्तकिल सोल्यूशन निकल सके। एक सियासतदान है जो मैंने हमेशा एक ही बात, जिसको करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए बोला और उसको हमेशा ये बात करते हुए देखा कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। उस सियासतदान ने पहली दफ़ा इन तमाम पार्टियों को, हुकूमत में जो पीडीएम की पार्टियां थी, उनको दावत दी कि आएँ, मिलकर बैठें और मुल्क के हालात को संभालते हैं और एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके चलते हैं। लेकिन मैंने देखा कि 48 घंटे भी उनका ये बयान नहीं चल पाया और 48 घंटे के अंदर ही उनका जो पीडीएम की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो बयानात आना शुरू हो गए, जो उनके खिलाफ बातें शुरू हो गई, उन पे उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बोला कि मेरे बयान को गलत समझा गया, मेरे बयान को की तशरीह इन्होंने गलत की, जबकि मैं चाह रहा था कि ये लोग आए मेरे साथ बैठकर बात करें और मैं जो है मुल्क को इस बहरान से निकाल सकें। लेकिन हुकूमत की तरफ से, पीडीएम की तरफ की जमातों से उनको बोला गया कि गालियां बंद की जाएं, पहले गाली गलौज बंद की जाए, पहले शराइत ना लगाई जाएं और हम शराइत के बगैर आपसे बैठकर बात करेंगे। तो उसके हवाले से उन्होंने अपना एक बयान दिया कि मैं दिसंबर, आपको बैठना है बैठें, ना बैठना ना बैठें, लेकिन मैं दिसंबर में अपनी जो केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ इनको डिज़ोल्व कर दूंगा और हम लोग नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन मसाइल के मेरे साथ बैठकर हल करना चाहते हैं तो आएँ, बैठ के हल करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ज़रदारी साहब अलग से एक नाराज़ नज़र आते हैं और जबकि पीडीएम की हुकूमतों में जो पीडीएम की सरकार है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ के हाथ में है नून लीग की तरफ से, तो उनको पूरे कंट्रोल नहीं है उनको अपनी जमात को, क्योंकि ये सियासी तौर पे तो ये जमात नवाज शरीफ की जमात है। नवाज शरीफ के जब तक अहकामात नहीं मिलते या उनको कुछ रिलीफ नहीं मिलता तो वो उस वक्त तक उनको इजाज़त नहीं देते कि वो बैठ के इमरान खान से बात करें। आपने देखा होगा पिछले NRO 2 में जो हुआ है, सबको तकरीबन सबकी बरियत हो चुकी है, सबके केसेस माफ़ हो चुके हैं, सबकी करप्शन माफ़ कर दी जा चुकी है और सबको एक तरह से नया लूटने का एक सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। कोई पूछ-गुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब रह कौन गया? रह सिर्फ नवाज शरीफ गए हैं जो इस पूरी बसात में से बाहर हैं। अब वो वेट कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस बसात में कब वापस आते हैं। तो भाई वापस आएँ तो आपको इलेक्शन लड़ना है, आप इलेक्शन लड़ें, आप एक जमहूरी तरीके से सामना करें। आप इन चीज़ों से भाग क्यों रहे हैं? इन्होंने दिसंबर में इमरान खान ने एक इंटरव्यू में देते हुए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट ज़ाहिर की और उनकी डिसअपॉइंटमेंट आज़म सवाती के ऊपर बनने वाले केसेस, एक 74 साला सेनेटर के ऊपर बनने वाले केसेस और उनको जिस तरह से ड्रैग करके बलूचिस्तान ले जाया गया उनके हवाले से और अरशद शरीफ के हवाले से था। तो उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 74 साला सेनेटर ने एक बात कह दी, उसको इतना बुरा, और मैं समझ रहा था कि ये नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी तो उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन उनको आज बलूचिस्तान में जो पुलिस है उनका 5 दिन का रिमांड लेने में कामयाब हो गई। उन्होंने 10 दिन का रिमांड उनका मुतवक्का किया था कि पेश किया था, लेकिन उनको 5 दिन का रिमांड मिल गया।
तो दूसरा अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने बाजवा पे बात करते हुए कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दी। ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने डायरेक्ट बाजवा साहब का नाम लिया है, क्योंकि इससे पहले वो मीर जाफ़र न्यूट्रल और जानवर और न्यूट्रल और मीर जाफ़र के नाम से उनको के नाम से इशारे देते थे, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने बाजवा का डायरेक्टली नाम लिया और बोला कि बाजवा ने डबल गेम खेली। बाजवा दोनों तरफ से प्ले करते थे। इस बात का अंदाज़ा उन्हें उस वक्त हो गया था जब आईबी की रिपोर्ट्स उनको मिलती थी, तो उसमें डरते डरते जो उनका हेड है वो बताता था कि जी ये बसात आपकी जो गवर्नमेंट है उसको तकरीबन एक अमली जामा पहना दिया गया है कि आपको चलता किया जाए। तो उस पर उन्होंने बाजवा साहब से एक दफ़ा बात भी की। बाजवा साहब को बोला कि बाजवा साहब आप खुल के एक तरफ एक उनके साथ खड़ा होना तो उनके साथ खड़ा हो जाए। तो जिस पे बाजवा साहब ने उनको बोला कि फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अवाम में चला जाऊंगा। और ये एक अवामी लीडर की एक तरह से वो होता है कि वो अवाम के पास ही अपने मसाइल को हल करने के लिए अवाम के पास ही जाता है। और इमरान खान जिस तरह से अवाम की नब्ज़ जानते हैं, इस मुस्तकिल इस जो सिनेरियो है उसमें इमरान खान जैसा लीडर जो अवाम की नब्ज़ को जानता है वो अवाम के पास ही जाना बेहतर समझता है। आगे चलते हैं जी। कल आर्मी चीफ का दौरा हुआ एलओसी पे उन्होंने एक करारा इंडिया को जवाब देते हुए जवाब दिया कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम या कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था अक्टूबर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी लेके अपना हिस्सा बनाएंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब था जो कि उस वक्त के चीफ ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। ये एक क्लियर एक इंडिकेशन है एस्टेब्लिशमेंट की जो बाजवा लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। और इसका ये दूसरा इशारा था। इससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने एक ट्वीट के सोशल मीडिया पे इतलात के मुताबिक कि उन्होंने जो सेरेमनी होती है आर्मी चीफ की जो कि चेंज ऑफ सेरेमनी होती है आर्मी चीफ की उस पर भी पाबंदी लगाने का उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि आइंदा से ये सेरेमनी नहीं की जाएगी, जिस पे सोशल मीडिया के बहुत सारे एक्टिविस्ट जो उस वक्त दे रहे थे कि जी एक मकरूज़ मुल्क की इतनी बड़ी सेरेमनी और एक जो बराबर में हमारे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी एक कमरे में दो आर्मी चीफ बैठ के आपस में चेंज ऑफ कमांड कर लेते हैं, तो उस पर आया। तो ये खुली इंडिकेशन है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो पुरानी लेगेसी को लेकर नहीं चल रही, वो बल्कि नई लेगेसी पे काम करेगी और नई एक मुल्क को एक नया जो है वो मोमेंटम देगी और उसको लेके चलेगी। नजम सेठी के हवाले से बात करते चले। नजम सेठी ने काफ़ी एतराफ़ किए अपने बैठ के जी बाजवा साहब एक इंटरव्यू में उन्होंने उनका जो चैनल चलता है उसमें उन्होंने बताया कि बाजवा साहब बड़ी डबल गेम खेलते रहे जो कि अपोजिशन को भी एक साइड पे साथ लेके चलते रहे और दूसरी साइड पे हुकूमत के साथ भी वादे करते रहे। उन्होंने ये भी अर्ज़ किया कि बाजवा साहब के इशारे के बगैर अदम एतमाद नामुमकिन थी। जब तक कि उनको इशारा नहीं मिला उन्होंने अदम एतमाद वो कामयाब नहीं कर सकते थे, जिसमें हुकूमत के जो उस वक्त की अपोजिशन थी उन्होंने नंबर गेम पूरे होने ना होने का भी कहा, जिस पे बाजवा साहब ने बोला ये हो जाएंगे। और इस पर उन्होंने एक और बढ़ती हुई बात बोली कि बाजवा साहब को अभी किसी से भी ख़तरा नहीं है सिवाय पीटीआई कारकुनों के, जो उनको पाकिस्तान में भी नहीं रहने देंगे और जो अगर वो बाहर चले जाते हैं तो वो बाहर भी उनके लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। तो इसके हवाले से उन्होंने आगे भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी जिस तरह से अजीरन की हुई है बाहर मुल्क में, लंदन में, ना वो बाहर आज़ादी से घूम सकते हैं ना वो कर सकते हैं। चलो एक तो अच्छी बात हुई कि पीटीआई के कारकुनों से इतना डर लगता है कि आप मुल्क में जो आप करके जाते हैं उससे कम से कम इतना तो खौफ हो जाता है कि ये आपको ना पाकिस्तान में रहने देंगे ना पाकिस्तान से बाहर सुकून के साथ रहने देंगे। जहां आप बाहर निकलेंगे आपकी आज़ादी जो बाहर की आज़ादी है वो सल्ब कर लेंगे। चले ये तो कुछ बेहतरी आई एक उसमें। और आगे चलते हैं जी हम
अब इकॉनमी और इक़्तिसादी हवाले से एक जो कि इस वक्त बहुत ही मखदूश है, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने कल एक बड़ा चुभता हुआ बयान दिया, और जो कि आगे आने वाली हुकूमत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर जाएगी। उन्होंने IMF को एबनॉर्मल कह दिया, और एबनॉर्मल कहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज वो कहाँ से कर लेंगे? अरेंज तो कहीं कोई और जगह तो नज़र नहीं आ रही जहाँ से, क्योंकि इस वक्त भी ये जो पोजीशन है ये सिर्फ आवाम पे जो भारी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उससे चल रही है। बाहर से कोई हमें कोई इमदाद या कोई किसी किस्म की कोई वो रिलीफ नहीं मिल रहा। और आने वाली जो हुकूमत है, अगर ये इनको साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि अगली बनने वाली हुकूमत इनकी नहीं होगी, तो उनकी जो आने वाले हुकूमत के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए ये जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने बोला कि जी मैं अपने IMF एबनॉर्मल है। तो ये वो हालात हैं जिनसे आने वाली हुकूमत को बहुत मुश्किलात खड़ी होंगी, और इन्होंने एक तरह से खुला इदराक कर दिया इस चीज़ का कि जी वो फेल हो चुके हैं। ये वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके लिए बड़ी बात की जाती थी कि वो आएंगे, मुल्क को संभाल लेंगे और गिरती हुई इकॉनमी को उठा लेंगे, डॉलर 200 रुपये से नीचे ले आएंगे, पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे। तो उनमें से कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। और जबकि जो आने वाले हालात हैं उनमें तो पेमेंटें भी करना मुश्किल हो गई हैं। शब्बर ज़ैदी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लियर इंडिकेशन में एक मैसेज किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि सब कमर्शियल एक्टिविटी 8 से 6 तक करनी पड़ेंगी। नंबर 2, तमाम प्राइवेट या ज़ाती गाड़ियों पर हफ्ते में 3 दिन तक की पाबंदी लगाई जाएगी जिससे फ्यूल कंजप्शन बच सके। तीसरा, उन्होंने बोला तमाम फॉरेन फ्लाइट्स इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज़ की फ़्लाइटों उनको 50% आधे से भी कम करना पड़ेगा। चौथा, उन्होंने बोला कि सेल्फ फाइनेंसिंग हज, उम्रा, ज़ियारात और जो भी आते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए या उसको कम से कम किया जाए। मतलब उसमें से उसको एक हद तक बहुत नीचे लाया जाए। पांचवी, उन्होंने बोला कि रेमिटेंस फॉरेन एजुकेशन के जो है उस पर टैक्स आयद किया जाए, ताकि जो बाहर जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनकी भारी फीसें पे की जाती हैं यहाँ से, तो उन पर टैक्स लगाया जाए। तो इन इकदाम की वजह से तकरीबन पाकिस्तान को $6 बिलियन बचेंगे। तो अब आने वाले हालात देख लें, ये वही हालात हैं जिनके लिए हम एक अरसे से रो रहे हैं, लेकिन किसी की जो हुकूमतें होती हैं उनका किसी पे एक माशी मजबूती नहीं चाहते या माशी मजबूती पे कोई काम करना नहीं चाहते, जिनमें से आने वाली हुकूमत के लिए मज़ीद रोड़े खड़े किए जाते हैं। आने वाली हुकूमत को या जाने वाली हुकूमत जो भी होती है वो एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा की जाती है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल, पाकिस्तान की माशी जो तरक्की है उसके लिए कोई भी नहीं सोचता है। सब अपने अपने मफादात में लगे होते हैं, अपने अपने मफादात को देखते हैं और इस पर बात करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता चलूँ, जो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान लड़ाई चल रही थी वो कुछ आगे तक बढ़ गई है और वो इंतकाम की सूरत हाल अख्तियार कर गई है। शाहीन सिबाई जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लड़ाई बढ़ गई है, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार सेनेट कमेटी में। ASF ने बता दिया कि जो 15 सूटकेस जेट में कराची से दुबई गए थे वो ASF ने स्कैन नहीं किए, कस्टम वाले फंस गए। वो मिफ्ता के नीचे थे, किसी डील का कमीशन थे। जो उन 15 सूटकेसों में जो पैसे गए थे या जो कुछ भी गया था उसको स्कैन नहीं किया गया था, उसको चेक ही नहीं किया गया था। ठीक है, ये उन फ्लाइटों की बात कर रहा हूँ जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी कराची में 2 से 3 दफ़ा, जिन पे बड़ी एक ऑब्जेक्शन किया जा रहा था कि एक ही महीने में 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 3 दफ़ा 4 दफ़ा कोई इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इंडियन एयरलाइनों की। तो उसके हवाले से उन्होंने बताया कि आगे इसी का दूसरा हिस्सा है कि डील का कमीशन का हिस्सा थे। क्या हुआ, कम अज़ कम $2 करोड़ तो थे। क्या हुआ, कम अज़ कम $2 करोड़ तो थे। अब पोल खुलने वाला है। इस प्राइवेट जेट में कौन कौन सवार था और क्या कराची से एक वजीर की फैमिली के 2 अरकान भी इस में सवार होकर 15 सूटकेस लेकर गए थे? ये तो मुसाफिरों की लिस्ट से मालूम हो जाएगा।
अगर इस पर इंक्वायरी जैसे चल रही है, अगर ये इंक्वायरी हुई तो एक खुशरुबा जो नताज हैं उसके वो ये निकलेंगे, क्योंकि इन फ़्लाइटों पर बड़ी एक पिछले कुछ दिनों से बातचीत भी चल रही है और इस पे एक इंक्वायरी कमीशन या इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि जो अब इमरान खान की हुकूमत थी वो कम से कम 15 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। 15 अरब डॉलर में से उन्होंने जाते जाते चाइना और एक जो कर्ज की किस्तें थी वो पे करने के बाद भी कम से कम 11 से 12 अरब डॉलर बचते थे। तो एकदम जब पीडीएम की हुकूमत आई तो ये रिजर्व एकदम क्यों गिर गए, एकदम क्यों नीचे आ गए, जो इस वक्त हम लोग 7.5 अरब डॉलर पे खड़े हुए, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और हमें अगस्त में कुछ नहीं ना करते हुए भी हमें कम से कम 6 से 10 अरब डॉलर की पेमेंटें करनी होंगी, और उन पेमेंटें करने के बाद हम जिस हालात पे खड़े होंगे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और अब चलते हैं, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।